हेलो इन्वेस्टर्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो आज ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया हमने, ऐसा क्वेश्चन आया है हमारे पास कि कैसे सेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है, या ये बताइए कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा वैल्यू है, उसका चेक करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाता है ना, तो दूसरा एक क्वेश्चन का आंसर, दूसरा और एक क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाता है। वो है कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है, उसका जवाब भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहिए, मैं शुरू करता हूं वीडियो। तो ये जो होता है ना, सेक्टर सिलेक्ट करने का जो तरीका, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का इंटरनेट पेज ओपन किया, जिसमें एक रिपोर्ट इन्होंने इशू किया है मार्च 2026 को। तो ये इनका रिपोर्ट है, उसको ओपन किया है। इसका इंटरनेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको फ्यूचर में भी इसको यूज कर सकते हैं, या किसी को पूछने का जरूरत नहीं कि किस तरीके से अंडरवैल्यूड सेक्टर सिलेक्ट किया जाता है। आप खुद ही फिर अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप खुद अपने आप से अंडरवैल्यूड सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। इतना इजी लैंग्वेज में होने वाला है दोस्तों वीडियो। तो मैं शुरू करता हूं यहां से। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में यहाँ पे एक टेबल दिया है इन्होंने, जहां पे सारे सेक्टर का लिस्टिंग किया है, और यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट और प्रीमियम। तो इनका बोलना है ये जो फर्स्ट 6 सेक्टर है ना, ये 1 2 3 4 5 6, यूटिलिटी, पीएसयू बैंक्स, मेटल, सीमेंट, फार्मा और इंडस्ट्रियल, ये 6 सेक्टर जो ग्रीन कलर में दिखा है वो प्रीमियम में है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इसको रीड करोगे ना, सेल्स इन द ग्रीन सेक्टर, इन द ग्रीन आर द सेक्टर विच आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, मतलब कि ये महंगे सेक्टर है, या उनका वैल्यूएशन अभी सॉरी, इसका वैल्यूएशन अभी ज्यादा है। और नीचे जो पिंक कलर में है 6 सेक्टर, इसका वैल्यूएशन अभी डिस्काउंट पे है। उसका मतलब कि वो सेक्टर है एनर्जी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर, एफएमसीजी, आईटी और प्राइवेट बैंक्स। ठीक है दोस्तों, तो एक फर्स्ट कट एनालिसिस में हमने क्या किया, ये जो 6 सेक्टर्स है ना जो एक्सपेंसिव है, उसको एनालिसिस से स्किप कर दिया। लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक सेक्टर को यहां पे डिटेल में ओपन करता हूं। ठीक है, बीएससी यूटिलिटी, ठीक है, इसको ओपन कर लिया, बीएससी यूटिलिटी। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक्सपेंसिव है जो सेक्टर यूटिलिटी, उसको यहाँ पे एनालिसिस में इसको सिलेक्ट किया, बीएससी यूटिलिटी, यहाँ पे स्क्रीनर में जाके इसको डाला गया, और यहाँ पे 1 साल के हॉराइजन में इसको चेक करेंगे ना, तो हमें क्या दिखता है, ये जो मीडियन पी रेशियो, 1 मिनट सॉरी, और यहाँ पे पी रेशियो सिलेक्ट किया, तो 1 साल के हॉराइजन में ये जो डॉटेड लाइन है वो इंडिकेट करता है हमें मीडियन पी रेशियो। सो मीडियन पी रेशियो क्या है, 21 का है, और अभी इसका एक्चुअल पी रेशियो कितना है, 28 का है। तो ये क्या है, मैक्स, तो ये क्या एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा सेक्टर है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। सो इट इज नॉट अंडर वैल्यूड, इट इज हाइयर वैल्यूड। सो अभी 3 साल के हॉराइजन में जाएंगे तो क्या दिखता है, अगेन इट इज एक्सपेंसिव। 5 साल के हॉराइजन में गए तो हमें क्या दिखता है, ये जो अपना 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 डॉटेड लाइन है ना दोस्तों, ये वो मीडियन पी रेशियो है, और ये उसके ऊपर चल रहा है, तो ये महंगा है। 10 साल के हॉराइजन में जाएंगे तो क्या दिखता है, ये अगेन हमें महंगा मिलता है। मैक्सिमम हॉराइजन में जाएंगे तो क्या मिलता है, ये महंगा है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में जो है सेक्टर, उसको चेक करने के बाद ये पता चला कि ये जो सेक्टर है यूटिलिटी, वो महंगा है, इसलिए इसको एनालिसिस से स्किप किया गया है। इसी तरीके से हमने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या किया, ये जो 6 सेक्टर है ना, उसको एनालिसिस से स्किप किया गया, उसको स्किप किया, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है ये सेक्टर्स। अभी मैं एनर्जी में जाता हूं, क्योंकि क्या एनर्जी यहाँ पे पिंक कलर से दिखा है, तो निफ्टी एनर्जी में जाएंगे, यहाँ पे निफ्टी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको, निफ्टी एनर्जी में 1 साल के हॉराइजन में गए और ये पी रेशियो सिलेक्ट किया। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, मीडियन पी रेशियो है 15.4, तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 16 पे, तो ये महंगा है दोस्तों। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको 3 साल के हॉराइजन में इसको चेक करेंगे तो क्या मिलता है हमें, ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, उसके ऊपर चल रहा है, तो ये एक्सपेंसिव है। अगेन इसको 5 साल के हॉराइजन में चेक किया तो क्या मिलता है, एक्सपेंसिव। 10 साल के हॉराइजन में चेक किया तो हमें क्या मिलता है, अगेन इट इज एक्सपेंसिव। मैक्सिमम हॉराइजन में इसको चेक किया तो क्या मिलता है, अगेन इट इज एक्सपेंसिव। तो इवन दो एनर्जी सेक्टर को इन्होंने पिंक में यहाँ पे क्लासीफाई किया, ये हमें क्या लगता है, महंगा लगता है, इसके लिए इसको भी एनालिसिस से स्किप किया गया। अभी निफ्टी ऑटो में जाएंगे, निफ्टी ऑटोमोबाइल, निफ्टी ऑटो, तो यहाँ पे क्या मिलता है उसको चेक करेंगे। निफ्टी ऑटो
चार्ट में गए, 1 साल का हॉराइजन में गए, यहाँ पे पी रेशियो में गए, तो हमको क्या दिखाई देते हैं यहाँ पे, ये जो अपना डॉटेड लाइन है उसके ऊपर चल रहा है एक्चुअल पी रेशियो. सो एक्चुअल पी रेशियो इज अराउंड 30 एंड द एवरेज और द मीडियन पी रेशियो इज 28. सो दिस इज एक्सपेंसिव. 3 साल के हॉराइजन में गए तो क्या नजर आता है, एक्सपेंसिव. 5 साल के हॉराइजन में क्या नजर आता है, डॉट टू डॉट है दोस्तों. 10 साल के हॉराइजन में क्या नजर आता है, अगेन इट इज वेरी डॉट टू डॉट. मैक्सिमम हॉराइजन लिया तो भी क्या है, एक्सपेंसिव है दोस्तों. ठीक है, तो निफ्टी ऑटो इज ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर अस. ठीक है, बाद में गए कंज्यूमर, तो बीएससी कंज्यूमर इंडेक्स में गए, चार्ट में गए, 1 साल का हॉराइजन लिया, पी रेशियो लिया और इसको प्लॉट करके चेक किया, तो क्या पता चलता है यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन है जिसका मीडियन पी रेशियो 45 का है और एक्चुअल पी रेशियो भी 46.8 है, तो ये एक्सपेंसिव है दोस्तों. 3 साल के हॉराइजन में चेक किया तो क्या, अगेन चीज एक्सपेंसिव. 5 साल का हॉराइजन में चेक किया तो डॉट टू डॉट. 10 ईयर में चेक किया तो डॉट टू डॉट है, कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं बचा है. मैक्सिमम हॉराइजन में चेक किया तो डॉट टू डॉट है. सो नथिंग हैज लेफ्ट फॉर अस इन दिस सेक्टर एज वेल. सो गो टू द नेक्स्ट सेक्टर. सो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला सेक्टर है उसको सिलेक्ट करेंगे. हमने क्या किया था, कंज्यूमर के बाद क्या था, एफएमसीजी. सो निफ्टी एफएमसीजी में जाएंगे. ठीक है, निफ्टी एफएमसीजी में गए, चार्ट में गए, पी रेशियो में गए, 1 साल के हॉराइजन में गए, और ये क्या दिखता है, यस इट हैज अ वैल्यू. इसमें कुछ वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये मीडियन पी रेशियो 40 का है और ये अभी चल रहा है 36 या 36 अप्रोक्सीमेटली, तो इसमें वैल्यू है दोस्तों. ठीक है, 1 साल के हॉराइजन में, 3 साल के हॉराइजन में भी है, 5 साल के हॉराइजन में भी वैल्यू है, 10 साल के हॉराइजन में भी वैल्यू है, मैक्सिमम हॉराइजन में भी इसमें वैल्यू है दोस्तों. तो इसको नोट करेंगे कि निफ्टी फार्मा में अभी वैल्यू है, सॉरी निफ्टी एफएमसीजी नॉट फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी में वैल्यू है. नेक्स्ट आता है टेक, निफ्टी टेक. ठीक है, निफ्टी टेक में गए, निफ्टी टेक, निफ्टी आईटी, सॉरी निफ्टी आईटी में गए, इसमें चार्ट में गए, 1 साल का हॉराइजन सिलेक्ट किया, पी रेशियो में गए, तो हमें क्या नजर आता है, ये जो इसका डॉटेड लाइन है वो मीडियन पी रेशियो है और ये इसके नीचे चल रहा है. ठीक है, तो इसमें वैल्यू है 1 साल के हॉराइजन में. अब क्या करेंगे, 3 साल के हॉराइजन में जाएंगे और चेक करेंगे क्या इसमें वैल्यू है, यस. 5 साल के हॉराइजन में चेक करेंगे तो यस इट हैज वैल्यू. 10 साल के हॉराइजन में चेक करेंगे तो इसको वैल्यू है. मैक्सिमम हॉराइजन में चेक किया तो भी ये मीडियन लाइन के नीचे है. सो निफ्टी आईटी में भी अच्छा वैल्यू है. ठीक है, तो फर्स्ट सेक्टर हमें मिला एफएमसीजी और एक सेक्टर मिला वो है आईटी. ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, प्राइवेट बैंक. उसको चेक करेंगे दोस्तों, निफ्टी प्राइवेट बैंक. ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, चार्ट में गए, 1 साल का हॉराइजन सिलेक्ट किया, पी रेशियो को सिलेक्ट किया और क्या नजर आता है, ये जो मीडियन पी रेशियो है डॉटेड में उसके ऊपर चल रहा है. तो दोस्तों ये महंगा है. ठीक है, ये महंगा है हमारे लिए, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है, इसको पिंक कलर से दिखाया गया है, अंडर वैल्यूड. तो रिपोर्ट आप ले सकते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस आपको खुद को आपके हिसाब से चेक करना पड़ेगा दोस्तों. ठीक है, 3 साल के हॉराइजन में चेक किया तो महंगा है दोस्तों, 5 साल के हॉराइजन में भी चेक किया तो महंगा है, 10 साल के हॉराइजन में भी ये महंगा है, मैक्सिमम हॉराइजन में भी चेक किया तो ये महंगा है दोस्तों. ठीक है, तो हमने क्या किया, एफएमसीजी और टेक, ये दोनों इंडेक्स को भी टेक्निकली हम लोग चेक करेंगे. तो निफ्टी एफएमसीजी में चेक करेंगे क्या हाल है. अभी निफ्टी एफएमसीजी क्या 52 वीक लो पे है, नहीं, ये 52 वीक लो से ऊपर चला गया है दोस्तों. ठीक है, ये 52 वीक लो से 11% ऊपर चला गया है. और निफ्टी आईटी में क्या है उसको चेक करेंगे, निफ्टी आईटी. ठीक है, निफ्टी आईटी में क्या है दोस्तों, 52 का लो है, तो ये क्या हो गया, दो सेक्टर के बीच में हमारा टाई हो गया अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. और हमको क्या पता चला, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी में अच्छा वैल्यू है. बाद में हमने क्या किया, टेक्निकली उसके चार्ट पे गए तो 52 वीक लो पे क्या है, एफएमसीजी नहीं है दोस्तों. तो आईटी सेक्टर है जो हमें पता चलता है अंडर वैल्यूड है दोस्तों. ठीक है, हाईली अंडर वैल्यूड सेक्टर इज निफ्टी आईटी. ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये पता चल गया. अभी क्या है कि जब भी जो सेक्टर हाईली अंडर वैल्यूड होगा उसमें नेगेटिव न्यूज होगा. तो अभी आईटी सेक्टर में क्या न्यूज है, हाँ, कि उनका फ्यूचर गाइडेंस जो है ना, न्यूज वाले क्या बोलते हैं कि इनका फ्यूचर गाइडेंस नीचे आ गया है निफ्टी आईटी में.
और निफ्टी आईटी में फ्यूचर गाइडेंस जो है ना वो नेगेटिव कर दिया है। ऐसा क्यों किया है उसको चेक करेंगे। विप्रो में गए, ऐसे सारे कंपनी में मैं एक जस्ट एग्जांपल लिया हूं अभी इसका। विप्रो में जाएंगे ना तो आप देखेंगे यहां पे guidance for the next quarter in the Q1 we are guiding for a sequential growth of -2 to 0% in the constant currency terms। ठीक है, ये चीज को लेके, इनका गाइडेंस को लेके पूरे मीडिया ने हंगामा मचा दिया और आईटी सेक्टर को लास्ट जो अपना ट्रेडिंग सेशन था उसमें पूरा कंप्रेस कर दिया, उसमें बड़ा प्रेशर डाल दिया। ठीक है, कि आईटी सेक्टर का गाइडेंस बहुत ही पुअर है। तो सारे कंपनी में जो सारे आईटी सेक्टर है ना उसके रिजल्ट देखोगे ना तो हाईएस्ट एवर है, हम लोग उसको चेक करेंगे। लेकिन ये एक गाइडेंस को लेके पूरा मीडिया ने हंगामा मचा दिया और सेंटीमेंट को पूरा नेगेटिव कर दिया। तो दोस्तों यहां पे क्या लिखा है कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अगले आने वाले कुछ क्वार्टर -2% से 0% हो सकते हैं। मतलब कि उनका, इसका मतलब क्या है कि सिंपल, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट करेंसी टर्म, मतलब कि हमारा यूएसडी आईएनआर जो है ना दोस्तों, यूएसडी आईएनआर अभी क्या चल रहा है, अभी अप्रोक्सीमेटली ऑल टाइम हाई पे है ये। तो हमारा रूपी ऑलमोस्ट वीक हो चुका है और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, रूपी को स्ट्रॉन्ग करने का एक्शन ऑलरेडी लिया है, उसके ऊपर डॉलर के ऊपर अपर कैप लगा दिया है। तो कोई भी बैंक एक लिमिट से ज्यादा यूएसडी डॉलर रख नहीं सकता। इससे क्या होगा, रूपी स्ट्रांग होगा दोस्तों। ठीक है, रूपी स्ट्रांग होगा। तो रूपी स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, इनका बिलिंग अभी क्या हो रहा है, यूएस डॉलर में हो रहा है। तो रूपी स्ट्रांग होने से क्या है, लेट से एग्जांपल की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो $1 का है और आगे जाके जब उसका बिलिंग होगा 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद तो उसका बिलिंग क्या होगा, $1। तो $1 अगर रूपी स्ट्रांग हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो रूपी स्ट्रांग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 94 से 93 हो जाएगा। 93 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1% का या 1 पॉइंट का बिलिंग जो आएगा उसमें इनको 94 के बदले में 93 रुपीज इनको मिलेगा। जो भी इंडियन कंपनी है वो अगर $1 का बिल अगर इश्यू करते हैं अगले महीने और अगले महीने अगर ये 94 से 93 आ जाता है, जो भी आने का चांस है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपर कैप लगाया है, तो वो इनको पता है, जितने भी सारे आईटी कंपनी है उनको वो पता है। तो उनका बिलिंग क्या होगा, उनको $1 का बिलिंग कम होगा ना, जब वो कन्वर्ट होगा 94 से 93 तो जो डॉलर में इनका बिल है वो $1 का है। लेकिन जब उनको मिलेगा तो क्या मिलेगा, आज के डेट में 94 है लेकिन उनको मिलेगा कितना, 1 महीने के बाद जब काम जो है वो प्रोग्रेसिवली जो उनका प्रोजेक्ट है वो आज इन्होंने अगर साइन किया है 94 रुपीज में और 1 महीने के बाद कुछ उनका प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ता है और उसका बिलिंग होता है और आगे जाके रुपी स्ट्रांग हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो इनको क्या मिलेगा, 93 रुपीज मिलेगा। तो उसी की वजह से ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आगे जाके हमको $2 का या 2% का लॉस हो सकता है। दोस्तों इनका बोलना क्या है कि अगले क्वार्टर में इनका गाइडेंस ऐसा है कि उनको 1 या 2% का लॉस हो सकता है। वो लॉस क्या है, करेंसी की वजह से। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनका प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर कोई, मतलब बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेस इज इंटैक्ट, द लॉस विच इज प्योरली दिस गाइडेंस इज प्योरली बेस्ड ऑन द कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। वो मैं आपको एक्सप्लेन करना कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक अटेम्प्ट किया है मैंने एक्सप्लेन करने का। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड इट। इफ नॉट प्लीज डू कमेंट। अगर ये समझ में नहीं आई है बात है दोस्तों कि कांस्टेंट करेंसी टर्म क्या होता है, अगर मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसी के। और अगर इसके निफ्टी आईटी में अगर आप दोस्तों आप जाओगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, निफ्टी आईटी में क्या है, निफ्टी आईटी 52 वीक का लो पे है, 1 साल का हॉराइजन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये 52 वीक लो पे है। तो ऐसा तो नहीं कि इनका अभी प्रॉफिट जो है अभी ये जो क्वार्टर का आया है वो कम हो गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना, ये देखो ये अपना टीसीएस ओपन किया, उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गए तो मार्च 2026 का अभी इनका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ गया ना। तो अगर आप चेक करेंगे 49,454 करोड़, तो ये हाईएस्ट एवर पे है दोस्तों, इनका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर पे है।
इसी तरीके से आप नेक्स्ट कंपनी इसमें लेंगे ना, तो वो क्या है, इंफोसिस। तो इंफोसिस का भी आप प्रॉफिट लॉस में जाएंगे ना, पीएल अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या दिखता है, 29,474 करोड़। अगेन दिस इज हाईएस्ट एवर दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट कंपनी जाके चेक कर सकते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी। अगर इसमें जाके चेक किए तो क्या मिलता है, 16,652। तो ये साल से ये थोड़ा कम है, लेकिन ये साल, ये जो प्रीवियस ईयर था उसमें लोग 25% टैक्स पे किया था। ओके, तो दिस इज ओके। नाउ गो टू द अबव साइड हियर। अगर आप ऑपरेटिंग बेसिस पे अगर आप इसको देखोगे दोस्तों, तो अगेन दिस इज द हाईएस्ट एवर नंबर, 26,752 करोड़। ऐसा कुछ रीजन से हो सकता है, कोई अदर इनकम आगे पीछे हो गया, या कोई, या हाँ दोस्तों ऐसा हुआ भी है। देखो यहाँ पे इनका अदर इनकम जो है ना, वो 574 करोड़ हो गया, जो कि ड्रास्टिक कम है। तो उसकी वजह से उनका बॉटम लाइन पे इफेक्ट है, अदरवाइज बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। बिजनेस परफॉर्मेंस इज एट हाईएस्ट एवर। वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 26,752 करोड़ दोस्तों, ठीक है। तो ये हाईएस्ट एवर पे। बाद में इसका नेक्स्ट कंपनी भी अगर आपको लेना है तो विप्रो को चेक कर सकते हैं। इनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गए और क्या दिखता है, 13,266 करोड़। अगेन दिस इज हाईएस्ट एवर। तो नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट इनका है। तो इसी तरीके से दोस्तों सारे कंपनी ने हाईएस्ट एवर इनका प्रॉफिट पोस्ट किया गया है। और अच्छे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के साथ ये प्राइस कुछ सेंटीमेंट की वजह से है ना, क्योंकि मीडिया आपको एक्सप्लेन नहीं करता है ना दोस्तों। मीडिया ये नहीं बताएगा कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स क्या होता है। उन्होंने बस बोल दिया कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स और उसका फ्यूचर गाइडेंस की वजह से सारे आईटी कंपनीज में प्रॉफिट कम आने वाला है। लेकिन बिजनेस इंटैक्ट है दोस्तों। प्रॉफिट कम होने वाला है वो सिर्फ करेंसी की वजह से कम होने वाला है, बाकी अदरवाइज द फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट। और एक चीज है, ये जो पूरा आईटी सेक्टर है ना दोस्तों, उसमें और एक है प्रॉब्लम की एआई की वजह से इनका फ्यूचर बहुत खतरे में है। तो एआई की वजह से इनका कोई फ्यूचर खतरे में नहीं है, क्योंकि एआई से इनका रेवेन्यू आना शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए ये जो टीसीएस है ना, उसका रिपोर्ट मैंने ओपन किया, उसमें देखो इनका $2.3 बिलियन पूरे साल का एआई का इनका एनुअलाइज एआई रेवेन्यू इज क्रॉसिंग $2.3 बिलियन, ठीक है। तो 1 बिलियन क्या होता है, 100 करोड़। तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय अगर 100 किया ना, तो ये 230 करोड़ का तो इनका बिजनेस एआई रेवेन्यू, एआई की वजह से एआई रेवेन्यू इनका 230 करोड़ का तो आना शुरू हो गया दोस्तों। इसी तरीके से मैंने सारे कंपनीज का चेक किया दोस्तों। इंफोसिस का भी अगर आप चेक करोगे ना, तो इंफोसिस के इनके रिपोर्ट में अगर आप गए ना यहाँ पे, तो आपको 5.5% से इनका कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में एआई से आना शुरू हो गया है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव द 5.5% रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द एआई। सो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये मीडिया ने दोस्तों इश्यू बना दिया है, ठीक है, कि एआई की वजह से क्या हो जाएगा ना, क्या नहीं हो जाएगा। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी अगर आप जाएंगे ना, डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट ओपन किया ना, तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ एआई रेवेन्यू, तो देखिए दोस्तों इनका भी $620 मिलियन। तो 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख रुपया। तो 6200 lakhs ऑफ रुपीज दैट इज बीइंग, वो उनका एआई रेवेन्यू से जनरेशन शुरू हो गया दोस्तों। कितना, 6200 lakhs, ठीक है दोस्तों, 6200 lakhs, 6200 lakhs ये इन्होंने दिया है यूएस डॉलर में, जो होता है $620 मिलियन, मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख रुपया। तो वो हिसाब से 6200 लाख, ठीक है, तो वो होता है 62 करोड़। तो एआई से पूरे सेक्टर में सारे प्लेयर्स का इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जो प्लेयर्स है ना बाकी का, तो उनका प्रॉफिट भी हाईएस्ट हो रहा है और उनका एआई से रेवेन्यू भी शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें ये सेक्टर अंडर वैल्यूड दिखता है दोस्तों, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि ये निफ्टी आईटी अगर अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा, जब 1 साल के बाद क्या होगा, सेक्टर रोटेशन होगा। तो सेक्टर रोटेशन में होगा तो क्या होगा, ये वाला सेक्टर ऊपर चला जाएगा ग्रीन में, और ग्रीन वाला सेक्टर नीचे आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा सेक्टर रोटेशन। तो अभी ये क्या है, निफ्टी आईटी क्या है, निफ्टी आईटी सस्ता है, वो आगे जाके अगर ये डिस्काउंट पे है निफ्टी आईटी तो आगे जाके वो प्रीमियम में हो जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर के साइड में। और जो ऊपर वाले जो है महंगे सेक्टर जो प्रीमियम पे है वो कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद, 1 या 2 साल के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको बोला जाएगा दोस्तों सेक्टर रोटेशन, ठीक है। और इसी तरीके से हमको क्या लेना है, जो सेक्टर में हायर वैल्यूड है वहां पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, और 1-2 साल के बाद जब वो एक्सपेंसिव हो जाएगा तो वहां से एग्जिट ले लेंगे। तो वो क्या हो गया, हमारा एग्जिट पॉइंट भी हो गया। तो दोस्तों ये कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जहां पे हमने एक्सप्लेन किया कि सबसे अच्छा वैल्यू अगर कोई सेक्टर में है तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और सेक्टर रोटेशन क्या होना चाहिए, वो हमने पता किया। और हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द प्रीमियम सेक्टर दोस्तों। तो ये चीजें हमने डिस्कस की है दोस्तों। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया है बातें कि अंडर वैल्यूड सेक्टर कैसे सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों, तो ये आपको दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और इसको लाइक करना है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली इसका बेल बटन दबाना है, वो उसको ना भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, ये जो YouTube का एल्गोरिथम आपको ऑटोमेटिक इंटीमेशन आपको भेजते रहता है कि आपका ये वीडियो जो है वो देखने का बाकी रह गया है, तो आप इसको वापस कभी भी फ्यूचर में भी इसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।